कल तुम देख रहे थे ना उसका सारा काम। चलो मैं आपको करवा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 पेज 202। एग्जाम्पल जहां पर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन हुए हैं। हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, मैं बार बार ये लाइन बोल रही हूँ, सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब बनाना पड़ेगा, मार्क्स पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इफ इट्स ऑफ 3 मार्क्स और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स, कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाया तो क्वेश्चन गलत है। लेकिन वो डायग्राम के बेसिस पर आपका पूरा चाहे सही सॉल्व किया हो गलत कर सकते हैं, और केवीएम में तो होता रहा है। The angles of depression of top and bottom of a 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो इसमें देखो दो चीजें हैं, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एग्जाम्पल 6 लिखा हुआ है पेज 202, एग्जाम्पल 6 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी लेयर्ड स्टोरीड बिल्डिंग। देखो जब भी हमें दिया होता है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप एक हाई पॉइंट से लो पॉइंट पर देख रहे हो, ठीक हो गया। अब इसमें चीज क्या देखनी होती है कि एक बिल्डिंग छोटी होगी, दूसरी बिल्डिंग बड़ी होगी, दोनों दो बिल्डिंग्स दी हुई है, दो चीजें दी हुई है हमें हाइट में, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। कौन सी छोटी है तो देखना है इसमें टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टॉल 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड। तो कहाँ पे खड़े हो आप, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है इसके टॉप पे खड़े हो। तो यहां से यू लुक एट द टॉप एंड देन यू लुक एट द बॉटम। एक 8 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग थी, लेट मी से दिस इज AB, 8 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग, उसकी हाइट है 8 मीटर्स, और फिर मैंने रखा CD, दिस इज द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमें अपने डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। लेट AB बी अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 8 मीटर, CD is the multi-storied building of height how much h meters। हमें हाइट निकालनी है, हमें दी नहीं हुई है हाइट h meters, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज द टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने उसे हमें शो कैसे करना है। मैंने आपको कहा था हमेशा फ्रॉम दिस पॉइंट हम लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू द बेस, हमने एक लाइन ड्रॉ की, और फिर देख रहे हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या है। यहां से खड़े होकर हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है। एक एंगल ये, एक एंगल ये, यहां पे खड़े होकर तुम पॉइंट ए को देख रहे हो और सी पे खड़े होकर पॉइंट बी को देख रहे हो। कहाँ क्या एंगल बना है मैं कभी नहीं सोचती, एक एंगल छोटा है एक बड़ा है। छोटे वाला कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला, ठीक है। एक मैंने ब्लू में मार्क किया, एक रेड में मार्क किया, तो छोटे वाला एंगल कौन सा होगा, रेड वाला। कितना होगा छोटा एंगल, 30 डिग्री। और बड़े वाला एंगल क्या होगा, बड़े वाला एंगल 45 डिग्री। तो एक एंगल छोटा है एक एंगल बड़ा है, जो छोटे वाला एंगल है वो 30 डिग्री लिखेंगे और ये 45 डिग्री बड़े वाला है, ठीक है। अब इसे यूज कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना हमें, आपने देखो ना एक ही एंगल दिया हुआ है और इसके साथ आप देखोगे इसी लाइन ऑफ साइट के साथ हमारा ये एंगल बन रहा है, ठीक हो गया। ये एंगल है और ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, क्यों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि जो हमारी मैंने आपको क्या कहा था कि जो ये हॉरिजॉन्टल होती है, दिस हॉरिजॉन्टल इज पैरेलल टू द बेस, ग्राउंड लेवल को ये पैरेलल होती है। क्लियर हो गया, कुछ नहीं लिखना होता, वो पता होता है, इसलिए बस अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर ये 30 डिग्री है ये 30 डिग्री होगा, कुछ नहीं लिखना होता। इसमें सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका एंगल, इस पॉइंट को मैंने ई नेम दे दिया, इसको एफ, एंगल ACE is 30 degree, angle BCE is 45 degree. These are angles of depression. वो नहीं लेना हमने कि वो 15 हो गया 30 हो गया, वो हम नहीं लेंगे, will not consider that, right?
फिर आप फर्दर लिख दोगे एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CAF, बस, ठीक है, एंड एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBD। रीजन वगैरह कुछ नहीं लिखना, ये हमारी ज्योमेट्री नहीं है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। मेन हमें फोकस करना है अपनी प्रूफ पे, जो हमने कैलकुलेशंस करनी है उस पे। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन, एक इनिशियल इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन की, इसको बहुत लंबा नहीं बनाना। आपके लिए जरूरी क्या है कि आपने जो आपके वेरिएबल्स है उन्हें मेंशन कर दिया, राइट। फिर उसने हमने, क्योंकि हमें एक बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, दूसरे की नहीं दी हुई, हमने हाइट ले ली। फिर आपने एंगल्स को स्पेसिफाई कर दिया कि आपने एंगल्स कौन कौन से मेंशन किए थे। डॉटेड लाइन के साथ ये ऊपर एंगल शो करने बहुत जरूरी है, नहीं शो करोगे पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, राइट। और उसके बाद आपने फिर लिखना है, अब हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो लेट BD डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। और मैंने आपको कहा था कि जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो उसको लेते हैं इन वेरिएबल x मीटर्स। हाइट को यूजुअली h के साथ, और एक चैप्टर की जो हमारा नेम होता था वो ये भी है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कहते थे इसको, बिकॉज विद ट्रिग्नोमेट्री वी आइदर फाइंड द हाइट और द डिस्टेंस और बोथ। तो आई थिंक सबने एक्सप्लेनेशन लिख ली है जल्दी से, राइट। अब हमें क्या करना है, दो जो एंगल्स दिए हुए हैं ना, उस एंगल के बेसिस पर, चलो ये हमारा x आ गया, ठीक है। दिस इज x मीटर, हमारी जो ये हाइट है, राइट। अब क्या करना है, जो BD है इट इज इक्वल टू AF। नेक्स्ट इस चीज को लिख दो, BD और AF। BD ये डिस्टेंस, ये पेन के डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स BD इज x मीटर्स। और AB जो है वो किसके इक्वल होगी, DF इज इक्वल टू 8 मीटर्स, ठीक हो गया। अगर ये 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आएगा तो इतना लिखना, 2 मार्क में इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, बस आपको सिर्फ ये तब लिखना होगा, बस। जो आपका वेरिएबल है ना, आपको सिर्फ वो सपोज करना होगा कि आपने हाइट क्या लिया है और डिस्टेंस क्या लिया, बस उतना सपोज कर लेना। 2 मार्क्स में इतना लंबा मत लिखना, जब हमारा 4 मार्क्स या 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तब इतना लंबा लिखने की जरूरत पड़ेगी। और फिर हमारे पास आ जाएगा, आपने लिया था CD इज इक्वल टू H मीटर्स, और आप ले रहे हो DF इज इक्वल टू 8 meters. Then what is CF? H minus 8. ठीक है, तो ये हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया पूरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको सिर्फ लिखना ही मुश्किल होता है बस। जब आप इसको सॉल्व करोगे बहुत इजीली सॉल्व होता है, जब 45 डिग्री दिया हो तो और भी इजी है। समझ में आ गया इतना? मैं ये वाला इनिशियल रफ कर रही हूँ जहाँ पे मैंने हाइट ऑफ द बिल्डिंग और एंगल्स एक्सप्लेन किए थे, जो लिखे थे सारे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि जो आपके पास एंगल है ना, उनसे ट्रायंगल बन रहे हैं, वो 2 ट्रायंगल्स लिख दो। पहले वाला मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल CDB, ठीक है, इन ट्रायंगल CDB ले लिया। CD अपॉन BD क्या रेशियो आ जाएगी, CD अपॉन BD tan 45। अगर 45 दिया हो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि tan 45 1 है, तो इससे आ जाएगा CD इज इक्वल टू BD। CD किसके इक्वल थी, H, और BD किसके इक्वल थी, X, दोनों एक सेम है। क्लियर हो गया? फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल CFA। क्लियर हो गया इतना? इन ट्रायंगल CFA। अब फिर से मैंने कहा था कि जब तक हाइपोटेन्यूज ना पूछा हो, टैन रेशियो ही फॉर्म करनी है CF अपॉन AF। क्या बन जाएगा, CF अपॉन AF टैन 30 डिग्री। CF की लेंथ आपने क्या लिखी थी, और AF कितना है, और टैन 30 कितना होता है,
और यहां से आपने फर्स्ट इक्वेशन से पहले लिखा है h और x सेम है, दोनों की वैल्यू निकालनी है, दोनों में से किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे h को x लिख दो चाहे x को h लिख दो, आइदर वे, क्योंकि हमें निकालने दोनों की ही वैल्यू है एंड बोथ आर सेम। तो h माइनस 8 अपॉन h इज इक्वल टू 1/√3, तो यहां से आ जाएगा √3 इंटू h माइनस 8 इज इक्वल टू h। क्लियर हो गया इतना? तो √3h माइनस 8√3 इक्वल टू h। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज करूंगी इसके बाद, क्योंकि अब हमारा फिगर कुछ नहीं रह गया है। हाँ लिख लो। यहां से देखो, इस चीज को ना समझना इनिशियल में ही मुश्किल है, उसके बाद तो जब सॉल्व करने लगोगे अपने आप समझ में आएगा। आप जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हो एक्स में, तो सबसे पहली चीज आपको क्या सिखाते हैं, सारे एक्स इकट्ठे कर दो, सारे एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, सारे एक्स सारे वाई एक तरफ लेकर आओ, है ना, यही कर रहे थे। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, √3h और 8√3 और h में वेरिएबल कौन सा है, √3h 8√3 और h में वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, h। तो सारे h को हम इकट्ठा करेंगे। आपकी इक्वेशन थी ये, मैंने इस h को यहां ले लिया, क्या हो जाएगा -h, और ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो h हमने कॉमन लिया, √3 - 1। अब ये 8√3 अपॉन √3 - 1, क्यों 8 आ जाएगा, बड़ा अच्छा है, इतना हम सब काम धाम कर रहे हैं, आंसर 8 आ जाएगा ना, कितनी अच्छी बात है, इतना अच्छे से इतने आसानी से आंसर आ जाए। अब यूजुअली क्वेश्चन को इस फॉर्म में नहीं छोड़ते, क्या करते हैं इसको, हाँ जी वेरी गुड, तो किससे रैशनलाइज करेंगे, हाँ जी क्या करेंगे रैशनलाइज में, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर भी नीचे भी क्या ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8√3 इंटू √3 + 1, और नीचे आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 2। समझ में आ गया बच्चा, इसके साथ ये वाला स्टेप है, राइट। सो यहां से 8√3 √3 + 1/2, ये हमारा खत्म हो गया। तो ये आ जाएगा 4√3 √3 + 1। अब मुश्किल बात तब आएगी जब इसमें आगे उसने √3 की वैल्यू दी होगी, मुश्किल नहीं है, मतलब एक स्टेप और है, नहीं दी हुई, चेक किया मैंने क्वेश्चन में, तो हमने यहीं तक छोड़ना है। हद से ज्यादा आप क्या कर सकते हो इसमें, इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये आ जाएगा 4 × 3 + √3 मीटर्स, इस यूनिट को हमें नहीं भूलना। This is the height of the building and this is also the distance between the two buildings. Height is equal to x is equal to 4 × √3 + 3 meters. Distance भी सेम है, height भी सेम है। हो गया सबको, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 7। हाँ लिख लो, लिख लिया सबने, नहीं मर्जी, बुक में लिखा हुआ है इसलिए कर दिया, वहां तक भी छोड़ सकते हो, √3 की वैल्यू दी होगी तो मल्टीप्लाई करके आसान होगा, जब √3 की वैल्यू होगी तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखना आसान होगा।
हाँ एंड में एंड में तो लिखना ही है, इक्वेशन में नहीं लिखते हैं, एंड में लिखते हैं लास्ट में। आप यहाँ पर लिखोगे हाइट h मीटर, ठीक है, जब ये सॉल्व करो तब नहीं आएगा, यहाँ पे h सॉल्व किया तब नहीं आएगा, जब लास्ट में आंसर लिखोगे तो ये m लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना हाफ मार्क कट जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बस इतना ही फर्क होता है, और बहुत बड़ा डिफरेंस ही होता है, यहाँ पे स्टेप्स को मिस कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में स्टेप्स को मिस करके ओरली हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, क्या अंडरस्टैंडिंग होती थी। अगर मुझे एक क्वेश्चन ओरली करना हो तो मैंने ये ऐसे आपका ये बनाया फिगर लाइक दिस, ये दिया, यहाँ से बिल्डिंग बनाई, ठीक है, और जब 45 दिया हुआ है ना तो मैं कुछ नहीं करती थी, आई यूज्ड टू टेक दिस इज h, दिस इज आल्सो h, ये 45 आ गया ना, जहां पर मैंने एक ही वेरिएबल कर लिया बस, ये भी h आ गया, ये h -8, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या है, मुझे डिस्टेंस अलग लेना होगा, फिर ट्रायंगल में शो करना होगा कि वो 45 है, तो इसलिए वो लिखना पड़ेगा मुझे। अब सारा जो हम समझते हैं वो अब लिखना भी पड़ेगा, राइट? इतना ही फर्क होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। अब आते हैं एग्जाम्पल 7 पर। फिर से ये क्वेश्चन है और एंगल्स ऑफ डिप्रेशन तो वैसे ही बनाएंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है, तो एक ब्रिज बना है, रिवर के दो एंड पॉइंट्स पे होता है, एक एंड पॉइंट ये लिया, एक एंड पॉइंट ये लिया, दिस इज द ब्रिज, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट अक्रॉस द ब्रिज, तो अंदर नीचे रिवर होगी वो इस तरह से जा रही होगी, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट on the bridge across a river, the angle of depression of the banks, इस ब्रिज पर खड़े हो आपने, कहीं पर कहीं भी खड़े हो, यहाँ पर ले लिया हमने पॉइंट, दिस इज माय ब्रिज, ठीक है। तो जो रिवर है उसका एक एंड पॉइंट यहाँ होगा, एक एंड पॉइंट यहाँ होगा। हाँ क्या कह रहा है? From a point on the bridge across the river, the angles of depression of the bank on opposite sides of river. बैंक क्या हुआ, रिवर का जो किनारा है ना, तो यहाँ से एक एंगल और यहाँ से एक एंगल, यहाँ पे खड़े होकर आप दोनों ब्रिज के दोनों एंगल, दोनों मतलब रिवर के दोनों एंड पॉइंट्स को देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, तो एक एंगल है 45 डिग्री, मैं ये रब का जो लग रहा है, ठीक है, और एक है 30 डिग्री। माई फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, मैं ऐसे नहीं ड्रॉ करती हूँ, थोड़ा सा 30 डिग्री एंगल लगना चाहिए ना। ये हमारा ब्रिज था, ऐसे नीचे रिवर जो है वो फ्लो इस तरह से कर रही होगी, तो यू आर स्टैंडिंग समवेयर ऑन द ब्रिज, इस पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है। तो यहाँ से इफ यू लुक एट दिस एंड पॉइंट ऑफ द ब्रिज, और यहाँ से यू लुक एट दिस पॉइंट ऑन द ब्रिज, अब ठीक है। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, एक पॉइंट पर देखा 30 डिग्री और एक पॉइंट पर देखा 45 डिग्री। अब ये ड्रॉ करना हमें बहुत जरूरी था क्योंकि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गए हुए हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट P ऑन द ब्रिज, और ये ले लो AB। फाइंड द, नहीं डिप्रेशन का मतलब नीचे जाना नहीं होता, पहली बात तो यूजुअली लेते हैं नेगेटिव वर्ड लेते हैं, हाँ नेगेटिव वर्ड भी है, लेकिन डिप्रेशन का मतलब नहीं है। अब ये जो ब्रिज है ना, ये है एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, ठीक है। रिवर तो बहुत गहरी होगी, लेकिन जो ब्रिज है उसका जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो यहाँ ग्राउंड से शुरू हुआ होगा, तो दिस ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब अगर हम ग्राउंड लेवल से देखते हैं तो इसकी हाइट है 3 मीटर, ठीक हो गया। सो AB ब्रिज बेटा, ये रिवर ऐसे जा रही है, ठीक है, ब्रिज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तुम यहाँ पे खड़े होकर एक इधर पॉइंट पर देख रहे हो, एक बार यहाँ देखो, ठीक हो गया। अब इस चीज को पलटकर यहाँ पर आकर देखो सीधा करके। अब मैं यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकती ना क्योंकि ये जूम इतना अलाउ नहीं करता है मुझे, इसीलिए, राइट। अगर ये वर्ड में बनेगा तो हम इसको रिवॉल्व कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अभी नहीं आया, पेंट में बनाते हो,
दो पेपर दो, बस पेन नहीं है। ये ये चीज तुम्हारी जो बनी है वो ऐसे बनी, ठीक है। तो लेट ए बी बी द विड्थ ऑफ द रिवर, इसको हम ले लेंगे x मीटर्स, ठीक है। PD इज द हाइट ऑफ ब्रिज और लिखा हुआ है 3 मीटर्स। मैं इसे E ले रही हूं और इसे F ले, ठीक है। सो एंगल EPA इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल FPB इज इक्वल टू 45 डिग्री। दीज आर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, राइट। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल EPA इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पर इसको 30 शो कर दो। एंगल PBD इज इक्वल टू एंगल FPB इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसको 45, बस यहाँ इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है, हो गया, वेरी गुड। विड्थ ऑफ द रिवर, AB की लेंथ निकालिए, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा लोगे? PDA। इन ट्रायंगल PDA, राइट एंगल को हमेशा बीच में रखते हैं, तो PD अपॉन AD tan 30। पहले मैं ऐसे 45 के साथ काम करना चाहूंगी, है ना। तो यहाँ से PD की लेंथ मुझे पता है, इट्स 3। C है ही नहीं कहीं पे, C गायब हो गया। 1/√3। So what is the length of AD? 3√, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे? इन ट्रायंगल PDB, उसमें आ जाएगा PD अपॉन DB tan 45। हाँ, 6√3। हे भगवान, 9th का पढ़ा हुआ बिल्कुल सब खत्म। 3√3 + 3 is 6√3। मतलब तुम कह रहे हो कल 6x और 6 को ऐड करोगे और कहोगे 12x बन गया, है ना। मतलब मुझे लगता है मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, ठीक है। आदत तुम गलती करते हो, गलती नहीं करना, वहां पेपर में मार्क्स कटवा के आ जाओगे। अभी तो 40 आ गए। 3√3 + 3, वो तो ऑब्वियसली बेटा सेम नंबर्स हैं। 3√3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3। बड़ा कौन सा हुआ, 3√3 या 3? 3√3, ठीक है। So this is the width of the river Hudson। हाँ, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें से हद से हद 3 कॉमन ले लेना, ठीक है। √3 + 1, और अगर आपको 1.732 या 1.73 वैल्यू दी होगी तो हमेशा इजी रहेगा, यू टेक 3 कॉमन, √3 में 1 ऐड कर दो, 2.73 हो जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वो कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती है और एक यूनिफॉर्म सा आंसर आ जाता है। बेटा मैंने यहाँ से AB शुरू किया था, ठीक है, तो अब तक लिखा ही नहीं। फिर ये लिखा था, फिर उसके बाद आपको एंगल्स बताए थे, फिर ये बताया था, इसके बाद एंगल्स बताए थे। ये 3rd स्टेप है, ये 4th स्टेप है। उसके बाद ट्रायंगल्स में पहले ये लिखा, फिर ये। अब ठीक है, लिखो। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.1। हाँ, दोनों में से जो मर्जी लिखो, आंसर तुम्हारा चेंज नहीं होगा। बात बस एक थी, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज ये भी लिख सकते हो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 2, इजी वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट करो फिर। इसमें ना एक
सिचुएशन ये भी आती है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक। लिख लिया कि नहीं? चलो अब मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो जाऊंगी, फिगर साइड पे बना करूंगी यहाँ पे। चलो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके या चेंज करके ये बना देते हैं कि नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। There is a tree due to storm, वो ब्रेक कर गया, ठीक है। अब ट्री है, ग्राउंड पे खड़ा होगा कहीं, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म इट ब्रेक्स डाउन, और जब ब्रेक किया तो वो बेंड कर गया। तो जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये नीचे आ गया। क्लियर हो गया? ट्री स्टैंडिंग था, बेंड करके टूट कर ऐसे नीचे गिर गया, और जो उसने बेस के साथ एंगल ड्रॉ किया, उसके टॉप ने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया वो था 30 डिग्री। क्लियर हो गया? सो दिस इज ए बी सी, और इस पॉइंट को मैंने डी ले लिया। तो इसमें हम लिखेंगे बी डी इज द ट्री बिफोर इट ब्रेक्स, बेंड्स, बिफोर इट बेंड्स। ठीक है। और एक चीज आपको जो समझनी है, AC और AD सेम होंगे। जो पोर्शन ऊपर स्टैंडिंग में था, जहां पर बेंड किया, वही नीचे आकर उसने ग्राउंड को टच किया है। तो द फिगर विल नॉट शो इट, फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, बट AD और AC सेम है। ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री था पॉइंट B, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। सो हम लिखेंगे BC is the distance between foot and top of tree, and it is equal to 8 meters. Clear हो गया? Angle ACB is equal to 30 degree. कोई एलिवेशन, कोई डिप्रेशन नहीं लिखना, बस इसमें दिया हुआ है एंगल जो बना है ट्री का टॉप का, वो है 30 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद हम गाएंगे एक ही ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABC। मैंने कहा था ना मैक्सिमम आपका tan यूज होगा, तो tan 30 60 अब याद हो जाएगा। AB by 8 is equal to 1 by √3। तो AB की लेंथ कितनी आ गई? 8 by √3। ठीक है बेटा? कैसे आएगा? हाँ, नंबर 80 प्लस होगा, इसमें 80 प्लस क्या आएगा? 80 तो वही हो गया, क्यों 80 को 80 के साथ तब आंसर चेक करेंगे इसका। 8/√3 AB by BC is 1 by √3। पर 8 कर लोगे अच्छा, 8√3 फिर नहीं आएगा। अगर उसने पूछा है यहाँ पर, तो हम AB लिखेंगे। Foot of the tree to the point where the कहाँ गड़बड़ की है? 8 आ गया, ये आएगा तो 8√3 30 के ऑपोजिट नहीं देना चाहिए। नहीं, गलत नहीं है।
बेटा अगर वो 8 लोगे तो आएगा ही ना, पर उसने हाइट ऑफ द ट्री का है, तुमने हाइट पहले ही 8 ले ली। तुमने हाइट कैसे 8 ले ली? The distance between the foot of the tree and the point at the top touches the ground is 8 meters. नहीं आएगा तो ये 8√3 8/√3। ठीक है, अगर हमें बिफोर निकालनी है हाइट तो आप क्या करोगे? नहीं, पहले ये भी तो निकालोगे। दिस विल बी 16/√3 बिफोर ब्रेकिंग निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। चलो अब इतना आ गया, एडी निकाल लिया ना हमने, एबी 8/√3 ठीक हो गया, एबी आ गया 8√3। नाउ व्हाट विल फाइंड दिस, अब लेकर जाएंगे इन ट्रायंगल एबीसी आई विल हैव बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी हो जाएगा cos 30। ठीक है, बीसी कितना है 8, एसी कितना है हमें निकालना है, cos 30 कितना होता है? वेरी गुड। ठीक है, तो AC कितना आ जाएगा 16/√3। क्लियर हो गया इतना? हमने पहले लिया ट्रायंगल ABC, उसमें पहले हमने निकाली लेंथ AB की, फिर हमने निकाली लेंथ AC की। अब आ जाएंगे हाइट ऑफ द ट्री AC प्लस AB। नेक्स्ट लिखो, चलो पहले इतना लिख लो फिर मैं रब करके ना दोबारा लिखती हूँ। Next is height of the tree is equal to 6। आगे हाँ, मुझे बस height of the tree का है, मैंने कहा स्पेसिफाई किया होता है इसमें हमेशा कि before it breaks, after it breaks। ठीक है, what would be the height if the tree had not broken, ऐसा लिखा होता है। अब इसको रैशनलाइज कर लोगे तो ये आ जाएगा मीटर्स। क्या होगी देख लो, ने चैप्टर किया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। हाँ देखो ना, आपने क्या किया, हाइट ऑफ द ट्री निकाला 8/√3 16, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपके पास आ गया 24√3। रैशनलाइज किया तो ये बन गया 24√3/3। कट गया? नहीं, किसने कहा? और चीटिंग भी कर दी। पेपर में एक केस स्टडी में इसने आंसर गलत किया है, उसके आगे वाले क्वेश्चन में आंसर सही किया है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा सेकंड वाला आंसर सही आ ही नहीं सकता अगर फर्स्ट वाला गलत है। पक्की बात है चीटिंग किया कहता, हाँ सच में चीटिंग। तेज वो भी नहीं पढ़ सकता बच्चा, उसको भी बहुत ज्यादा सिरदर्दी के साथ। चलो क्वेश्चन 3 करवाओ, लिख लिया ये? उसकी कौन सी? चलो क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। बस करो, बस करो, बस स्टॉप। Question number 3 now. A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. तो एक स्लाइड होगी उसकी हाइट है 1.5 मीटर्स। ठीक है, तो ये ग्राउंड पर, एंड नेक्स्ट एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो वो एंगल बनाएगी 30 डिग्री का। ठीक हो गया, तो एक स्लाइड
हाइट होगी 1.5 और स्लाइड तो पता है ना आपको, जो पार्क्स में हमारे लगी होती है, स्विंग्स लगी होती है, स्लाइड्स है, तो स्लाइड का एंगल है 30 डिग्री फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years एंड फॉर चिल्ड्रन हुज एज इज मोर देन 5 years, फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। उसकी उसने हाइट भी डबल कर दी 3 मीटर और एंगल कर दिया 60 डिग्री। ठीक है, कुछ समझ में आया? वाटर स्पोर्ट्स होती है तो उसमें क्या होता है, हाइट होती है और साथ में स्टीप किया होता है, जितनी उसको एडवेंचरस बनाना है। आई विल नॉट से डेंजरस, आई विल से एडवेंचरस जितना करना है तो वो यही करते हैं, जितना हाइट है हम उसे स्टीप कर देते हैं। समझ में आ गया? सो दिस इज द फर्स्ट फिगर ABC, दिस इज बिलो 5 years, ये फिगर बन जाएगी और आपने लिख दिया PQR, दिस इज एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, और हाइट दे दी 3 मीटर्स, तो इसमें हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर, राइट? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड? तो हमें AC इज द लेंथ ऑफ स्लाइड 1। ठीक हो गया? तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो जहां पर भी हाइपोटेन्यूज निकालना होगा या तो कॉस यूज होगा या साइन, राइट? ऐसे ही हमारे पास PQ दिया हुआ है 3 मीटर, हाँ साइन यूज होगा। और फिर हमारे पास है PR इज द लेंथ ऑफ स्लाइड 2, राइट? एंगल ACB इज 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC, ये 90 का सिंबल डायग्राम में शो कर देना, AB अपॉन AC साइन 30 बन जाएगा। AB कितना है 1.5, AC निकालना है, साइन 30 होता है 1/2, AC इज 3। लिख लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हो, वरना पता है लिख देते हैं, वो अपना अंडरस्टैंडिंग होती है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब ऐसे ही यहाँ पर PQR में आई राइट PQ अपॉन PR is equal to sin 60 in triangle PQR। sin 60 किसके इक्वल होता है, √3/2। तो PQ is 3 meter by PR is √3/2। तो PR की लेंथ क्या आ जाएगी 6/√3। इसे रैशनलाइज कर सकते हो तो हमारे पास आ जाएगा 6√3/3 2√3 मीटर। ये वाली स्लाइड की लेंथ है 2√3 मीटर्स और यहाँ पर 3 मीटर्स। एक केस स्टडी में क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है आपके ना, कि एल्डर बच्चों की स्लाइड है, अब उसका एंगल ऐसे करेंगे तो क्या होगा। केस स्टडी 1-2 है इसमें, फिर इजी वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद, आगे सारे इजी ही है, इसमें सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस हैं जो आपके मुश्किल होंगे। कहाँ पे? वो तो आपको भी डिलीटेड है ना? हाँ, कौन से वाला? लास्ट वाला क्वेश्चन डिलीटेड है, हाइट ऑफ द टावर, बिकॉज 16th क्वेश्चन आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं करवाया ना, इसलिए डिलीटेड है। और उसका भी एक वेरिएशन है, 15th का तो हो जाता है, 15th इज विदाउट वैल्यू, 15th इज इंपॉर्टेंट। हो गया बच्चा? क्वेश्चन 4 करवाऊं? क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degrees। करो आगे। 6√3 by, हाँ 6/√3, ठीक है, उसको सॉल्व करवा लिख लिया। चलो नेक्स्ट, √3 रैशनलाइज।
Question number 4 now. The angle of elevation of the top of a tower, एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे हो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड दिस पॉइंट इज गिवन एज 30 meters away from the foot of the tower. So let AB be the tower of height h meters. Angle APB is 30 degree. Angle of elevation BP is 30 meters. That's it. ठीक है? In right angled triangle ABP, AB upon BP. बाद में कहोगे नहीं लिखा, फटाफट से लिख लो, क्या दिखा रहे हो? AB upon 30. tan 30 क्या होता है? 1/√3. तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30/√3. इसको फिर रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 30√3/3, 10√3, और यहाँ पर आकर एंड में लिख दोगे मीटर्स, और फिर हम लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर. आंसर. क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 5. ये सबसे इजी चैप्टर है. आफ्टर अ पॉइंट तो क्वेश्चन इतने इजी हो जाएंगे, और 4-5 क्वेश्चन ही हैं. एक बलून वाला ऐसा, और एक 14 क्वेश्चन, एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन होगा. क्लाउड वाला तो मैं कर रहा हूँ, क्लाउड वाला है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है? अदरवाइज अर्लियर वो एनसीईआरटी का ही पार्ट था, और वो पेपर्स में, मतलब टर्म पेपर्स में तो जरूर आता है. फाइनल में आए ना आए, लेकिन टर्म के पेपर में एक बार तो सारे स्कूल डालते हैं, ठीक है? क्योंकि सितंबर तक हम लोग करवा देते थे. सितंबर में आ जाएगा, दिसंबर में नहीं आएगा, या दिसंबर में आएगा सितंबर में नहीं आएगा. तो एक बार तो डलता है, उसके बाद फिर जैसा मर्जी हो. बोर्ड्स में काफी देर से नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 5. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. Kite है flying at a height of 60 meters above the ground. ठीक है? The string is attached to the kite is temporarily tied. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. AB is the height of kite above ground, 60 meters above ground, is equal to 60 meters. ठीक है? Angle APB is given as 60 degree. In कि पहली बार बैठकर मुझसे पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो खुशी तो होगी बेटे को, ऐसे थोड़ी है. कुछ भी ना, वो काम कर रहा है. हाँ? तो AB की लेंथ है हमारे पास 60, BP हमें निकालना है, और नेक्स्ट tan 60 किसके इक्वल होता है? √3. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, फिर से AP निकालनी. हाँ. So AP is the length of the string. So AB upon AB क्या बोल रहा है ये? Very good. इतना बोलते हो. एक बार पेपर देने के बाद ना सब याद हो जाता है. ठीक. सो AP की वैल्यू आ जाएगी जब इसको रैशनलाइज करोगे
40√3 meters. AP is equal to 40√3 meters. There is no slack in the string, मतलब वो कहीं भी उसने झुकी नहीं हुई है, हाँ सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट, खिंच पड़ी हुई है, हाँ बिल्कुल straight. मैंने गाया, क्लास खत्म हो गई. चलो जाओ, आने से 10 मिनट लेट हो गए, लेट हो गए क्लास के.